दिन ढलने को था। जगन अपने खेतों से थका हारा लौटकर अपने घर आ ही रहा था। वो बेहद मेहनती था। खेतों में दिन रात काम करने के कारण उसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी है और तो और जगन के सारे उपकरण भी टूट चुके थे। अपनी ही आंखों से अपने टूटे औजारों को देखकर जगन ने खुद से कहा, अब क्या करूं? खेत की जुताई बिना औजारों के कैसे होगी? बीज कैसे बोऊंगा? कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगा? जगन की आवाज में चिंता और थकान दोनों थी। परेशान जगन जैसे ही घर पहुंचा तो उसके टूटे औजारों को देखकर जगन की पत्नी ने उससे कहा, अरे ये क्या किया? औजार कैसे टूट गए? क्या बताऊं लच्छो, तुम तो जानती हो औजारों की हालत पहले ही बहुत खराब थी। इतने पैसे हैं नहीं कि मरम्मत कराई जाए। ऐसे में और कितनी ही चलती औजार। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही जाएगा। तुम गांव के बढ़ई के पास जाना, हो सकता है गांव का बढ़ई कुछ मदद कर दे। वो सब बढ़ई भी तो अपने काम में व्यस्त हैं और इनके लिए अच्छी लकड़ी चाहिए जो पास में कहीं मिलती नहीं। ऐसे में मुझे ही जंगल तक जाना पड़ेगा जो गांव से दूर समुद्र के पास है। अगले दिन सुबह होते ही जगन अपनी कुल्हाड़ी और टूटे औजार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो पेड़ की अच्छी लकड़ी ढूंढने के लिए हर तरफ देखता है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। पता नहीं आखिर औजारों के लिए वो सबसे उत्तम लकड़ी मुझे कहाँ मिलेगी। अब तो मैं जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गया हूँ। काफी दूर जाकर जब जगन थक हार कर समुद्र के किनारे पहुंचता है तो उसकी नजर एक बड़े वृक्ष पर पड़ती है। अरे वाह, यही है वो लकड़ी। इससे मेरे औजार मजबूत बन जाएंगे। अब जल्दी से इस पेड़ को काट लेता हूं, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। माफ करना पेड़, लेकिन मेरे परिवार के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तुम्हारी मजबूत लकड़ी ही अब मेरी मदद कर सकती है। जगन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला था, तभी पेड़ से एक तेज रोशनी चमकी और पेड़ के भीतर से एक देवता जगन के सामने प्रकट हो गए। रुको अज्ञानी, इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ये मेरा निवास स्थान है। इस वृक्ष में मैं आनंद से वास करता हूं। इसे काटना उचित नहीं होगा। जगन ने घबराहट और आश्चर्य से देव को देखा, जिन्हें देखकर जगन की आंखों में डर और दुविधा दोनों झलक रहे थे। हे देव, मैं जानता हूं ये पेड़ हरा भरा और सुंदर है, लेकिन मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे औजार टूट गए हैं और इनकी मरम्मत के बिना मैं खेत नहीं रोप पाऊंगा। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। आप किसी और वृक्ष का आश्रय ले लीजिए और मुझे कृपया इस पेड़ को काटने की अनुमति दे। जगन की आंखों में दया का भाव था। देव उसकी सच्ची पीड़ा को समझ पा रहे थे। ऐसे में देव ने जगन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूं किसान। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। बस तुम इस पेड़ को छोड़ दो और जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। लेकिन इतना बड़ा निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। मुझे अपनी पत्नी और मित्र से सलाह लेनी होगी। क्या आप मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करेंगे? जाओ किसान, मैं यहां तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, सही निर्णय से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जगन देवता को प्रणाम कर घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में आशा और उत्सुकता दोनों ही थी। जगन गांव की पगडंडी पर चलते हुए अपने मित्र मोहन से मिला। जगन की चाल में हल्की सी थकान, लेकिन चेहरे पर देव से वरदान पाने का अचरज साफ झलक रहा था। मोहन ने जगत के चेहरे को देखते हुए पूछा, अरे जगन, कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ? अरे वाह मोहन, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? कुछ जरूरी काम था क्या? हाँ, तुम्हें कुछ बताना था मुझे। दरअसल मैं अभी जंगल से आ रहा हूं। मेरे औजार टूट गए थे तो जंगल में लकड़ी ढूंढने गया था, लेकिन वहां मुझे एक देव मिले।
जिन्होंने मुझे वरदान देने की बात कही है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे उन देव से क्या मांगना चाहिए। तो तुमसे सलाह लेने के लिए ही मैं यहां तुम्हारे पास आ रहा था। जगन, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मोहन, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, पर मैं केवल एक ही वरदान मांग सकता हूं। इसलिए तुम कुछ ऐसा वरदान बताओ जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सके। जगन की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर लालच और चमक का एक अनोखा मिश्रण उभर आया। वो धीमे से मुस्कुराया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, जगन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे अच्छा मौका अब कभी मिलेगा। क्यों ना तुम देवताओं से पूरा राज्य मांग लो। सोचो, तुम एक राज्य के राजा बन जाओगे। तुम्हारी प्रजा होगी जो तुम्हारी हर बात मानेगी, और तुम मुझे अपना मंत्री रख लेना। बस फिर दोनों का जीवन आनंद में बीतेगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी हम दोनों को। दोस्त, बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे लिए तो एक राज्य का राजा होना किसी सपने के बराबर है। जगन का मन बेहद प्रसन्न था। कुछ देर तो वो सपने में डूब ही गया था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके मन में अपनी पत्नी का विचार आया। वो मोहन की ओर देखकर बोला, यार मोहन, तुम्हारी सलाह तो अच्छी है, पर मुझे अपनी पत्नी से भी पूछ लेना चाहिए। आखिर वो भी मेरे सुख दुख में साझीदार है। माफ करना जगन, लेकिन तुम्हारी पत्नी लोभी और स्वार्थी है। वो सिर्फ अपना ही भला सोचेगी। देख लेना, वो तुम्हारे इस मौके को बर्बाद कर देगी। मोहन के शब्दों को हल्के में लेते हुए जगन मुस्कुराया और बोला, जो भी हो मोहन, वो मेरी पत्नी है और उसका हक बनता है कि मैं उससे सलाह करूं। आखिर सुख दुख में हमने एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया है। ये कहकर जगन अपने घर की ओर चल पड़ा। मोहन उसे जाते हुए देखता है और मन में कुंठा और लालच से भरी मुस्कान छिपाए रखता है। जगन के मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि उसकी पत्नी उसे क्या सलाह देगी। उसकी चाल तेज हो गई और उसके चेहरे पर एक नया जोश था। जगन घर पहुंचता है। उसकी पत्नी लच्छो चूल्हे के पास बैठी खाना पका रही थी। वो कुछ पलों तक चुप खड़ा रहा और फिर उसके पास जाकर हल्के स्वर में बोला, अरे लच्छो, तुम ये काम वाम छोड़ो और मेरे सवाल का जवाब दो। अरे क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है बाबा, बस मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। अगर कोई देव तुम्हारे सामने आकर तुमसे वरदान मांगने को कहेंगे तो तुम क्या मांगोगी? अजी, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो कोई देव हम पर प्रसन्न होकर हमें वरदान दे दे। अरे लच्छो, हमारे दिन बदलने वाले हैं। पता है, आज जंगल में मुझे एक देव मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उस पेड़ को ना काटूं तो वो मुझे एक वरदान देंगे। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने तो मोहन से सलाह भी ली कि मुझे वरदान में क्या मांगना चाहिए। तो मोहन ने मुझसे कहा कि मुझे एक राज्य मांग लेना चाहिए और मुझे वहां का राजा बन जाना चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारी क्या सलाह है? जगन की पत्नी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में गंभीरता झलकने लगी। कुछ सोचते हुए उसने धीरे से बोला, राजा बनना क्या इतना आसान है? अजी, एक राजा की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। उसे पूरे राज्य और प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। सुख से ज्यादा उसमें कष्ट हैं। अब आप खुद ही सोचो कि राजा बनने में तुम्हें क्या सच में सुख मिलेगा भी या नहीं। जगन लच्छो की बातें ध्यान से सुन रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी सही कह रही है। वो सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, बात तो सही है लच्छो। राजा राम को भी राज्य मिल जाने के बाद सुख नहीं मिला, फिर हमें कैसे मिल सकता है? पर राज्य नहीं तो फिर मुझे देव से क्या मांगना चाहिए? पत्नी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो एक नई सोच के साथ बोली, सोचो,
अभी तुम अकेले 2 हाथों से जितना खेत जोत पाते हो उसमें हमारा गुजर बसर ही हो पाता है। पर अगर तुम्हारे एक सिर की जगह 2 सिर हों और 2 हाथ की जगह 4 हाथ हों तो तुम दुगुना खेत जोत पाओगे। काम तेजी से होगा, और काम तेजी से होगा तो कमाई भी ज्यादा होगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अरे वाह लच्छो, तुम्हारी सलाह में तो दम है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जगन अपने चेहरे पर एक विश्वासपूर्ण मुस्कान लिए जंगल में उसी पुराने वृक्ष के पास पहुंचा। जैसे ही वो वृक्ष के पास खड़ा हुआ, देवता प्रकट हो गए। तो जगन, क्या निर्णय लिया है तुमने? हाँ, मैंने सोच लिया है देव। आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे 2 सिर और 4 हाथ हों। इससे मैं और मेहनत कर पाऊंगा और अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकूंगा। देवता उसकी दृढ़ता देखकर खुश हो जाते हैं और हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। अचानक जगन के शरीर में एक अजीब सी शक्ति दौड़ने लगती है। उसकी आकृति बदलने लगती है। उसके 2 सिर और 4 हाथ प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर वो खुद को अलग महसूस करता है और देव का धन्यवाद कर एक नई ऊर्जा के साथ गांव की ओर चल पड़ता है। गांव पहुंचते ही उसका बदला हुआ रूप देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। राक्षस, ये कौन है? बचो, सब बचो! राक्षस! लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चे अपने माँ बाप के पीछे छुप गए। औरतों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जगन सबकी इस प्रतिक्रिया से पूरी तरह से चौंक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उससे लोग डर क्यों रहे हैं। अरे, मैं जगन हूं, तुम्हारा अपना जगन। मुझे देखकर तुम लोग भाग क्यों रहे हो? हम जानते हैं तुम हमारे जगन नहीं हो सकते। वो कभी ऐसा रूप धारण नहीं कर सकता। तुम एक राक्षस हो जो हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने आया है। जगन ये सुनकर निराश हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि वरदान के चक्कर में उसने अपनी असली पहचान खो दी थी। वो अकेलेपन और उदासी के साथ वहां से अपने घर लौटने लगा। मैंने अपनी मेहनत की बजाय एक वरदान का सहारा लिया और अपनी सच्ची पहचान खो दी। जगन अपनी पत्नी की सलाह मानकर 2 सिर और 4 हाथों के साथ ज्यादा काम करने का सपना लेकर घर लौटा। लेकिन लोगों का उससे इस तरह से डर जाना उसे बेचैन कर देता है। घर पहुंचते ही जगन की पत्नी लच्छो भी उसे देखकर एक बार के लिए चौंक जाती है। देखो, अब तुम ज्यादा काम कर पाओगे। 2 सिर और 4 हाथों के साथ हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या यही रास्ता था? मेरी हालत देखकर लोग मुझे राक्षस समझ रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं पहले जैसा ही रहता। कम से कम अपनी पहचान तो नहीं खोता। अरे, क्या फालतू बातें सोच रहे हो? सोचो, जब तुम अपने दोस्त और 4 हाथों के साथ काम करोगे तो 2 गुना पैसा कमाओगे। सेठ तुमसे खुश होगा और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ा देगा। तुम मुझे झूठे सपने मत दिखाओ लच्छो। जब कोई मेरे पास खड़े होने से भी डर रहा है तो तुम्हें लगता है कि कोई मुझे इस गांव में काम भी देगा? जगन की पत्नी लच्छो को अब समझ आ गया था कि उसने लालच में आकर अपने पति को गलत सलाह दे दी। जगन अब न ठीक से काम कर पा रहा है और न ही बाहर जा पा रहा है। एक दिन उसका पुराना दोस्त मोहन जगन के घर के बाहर से ही कहीं जा रहा था कि तभी उसे जगन का ख्याल आया। अरे, बहुत दिन हो गए जगन से मुलाकात नहीं हुई। और उस वरदान का क्या हुआ? उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। चलो, एक काम करता हूं, मैं उसे मिल ही आता हूं। ये कहकर मोहन जगन के घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो जगन के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर जगन को देखकर मोहन चौंक कर बोला, जगन, ये तुम हो? भैया, ये मैं क्या देख रहा हूं? हाँ मोहन, मैं ही हूं। ये सब कैसे हुआ?
याद है तुम्हें, मैंने तुमसे वरदान के बारे में पूछा था। मेरी पत्नी ने मुझे ये सलाह दी थी, जिसकी वजह से मेरे 4 हाथ और 2 सिर हो गए। लालच में मैंने अपनी असली पहचान खो दी। अब न अपने लोगों के बीच जा सकता हूं, न खेतों में काम कर सकता हूं। सच कहूं दोस्त, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारी पहचान ही होती है। क्या अब इससे बड़ा कोई सबक मिल सकता है? लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं मोहन? मेरी हालत और भी बदतर हो रही है। बाहर खेतों में काम करने जा नहीं सकता, क्योंकि लोग डरकर मुझे राक्षस बुलाने लगते हैं, मुझसे पीछा छुड़ाकर भागने लगते हैं और कई बार तो मुझे पत्थरों से मारने लगते हैं। सच बताओ मोहन, जब से ये हाल हुआ है, घर में खाने को दाना तक नहीं बचा है। इससे बेहतर तो पहले था। जगन, तू परेशान क्यों होता है? तूने जैसे ये वरदान पेड़ से मांगा है, वैसे इसे वापस लौटा दे। फिर तू पहले जैसा हो जाएगा और तेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं फिर से सामान्य हो पाऊंगा। जगन की हालत देखकर मोहन गंभीरता से उसे समझाता है और दोनों फिर से जंगल में उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जगन, असली खुशी इसी में है कि हम जो हैं वही रहे। ये वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बनकर आया है। जाओ, पेड़ को अपना वरदान वापस लौटा दो। जगन जैसे ही पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़े खड़ा होता है, देव प्रकट हो जाते हैं। बोलो जगन, अब तुम यहाँ क्या मांगने आए हो? मैंने तुम्हें केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। हे देव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया अपना वरदान वापस ले लीजिए और मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तुम्हारी सच्ची समझ और पश्चाताप देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें तुम्हारी असली पहचान वापस मिल जाएगी। देव ने अपने आशीर्वाद से जगन को फिर से पहले जैसा बना दिया। पहले जैसा होकर जगन खुशी से झूमने लगा और अपने दोस्त मोहन से बोला, मोहन देख, मैं अब एक बार फिर से पहले जैसा हो गया हूं। हाँ जगन, अब तुझसे गांव के लोग नहीं डरेंगे और तू फिर से खेतों में काम कर पाएगा। हाँ मोहन, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने तेरी सलाह नहीं मानी और अपनी पत्नी के कहने पर आ गया। कोई बात नहीं जगन, मुझे खुशी है कि तू वापस ठीक हो गया है। अपने पुराने रूप में लौटकर जगन मोहन के साथ खुशी खुशी गांव वापस लौट आया।